हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं लोक अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की, चाहे वो लेखपाल की हो, वीपीओ की हो, या इस समय यूपी की जो परीक्षा है यूपीएसआई, उसमें बहुत ही कारगर टॉपिक पर चर्चा हम लोग करेंगे। और जैसे कि मेरा जो भी अनुभव है यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में, वह मैं आप सबके साथ साझा करूंगा। और एक एक टॉपिक पर हम तेजी से बढ़ते हुए रिवीजन करते हुए चलेंगे, ताकि हम उन प्रश्नों को जरूर हिट कर पाएं जो कि निश्चित रूप से आते हैं और जिनसे सिलेक्शन होता है। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी टॉपिक वह छूट ना जाए, क्योंकि हमें बहुत कम भी नहीं पढ़ना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है कि जिनको पढ़ने से बहुत ज़्यादा फायदा ना हो। तो हम आज एक छोटी सी डेमो क्लास यहाँ पर लेने जा रहे हैं और आपसे लास्ट में सुझाव भी चाहेंगे कि यह जो हमने व्हाइट बोर्ड पर क्लास चलाने की कोशिश की है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड हमारे पास है नहीं, तो हम अपनी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिएगा कि किस तरह से ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी, और जो आपके सुझाव होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि भूगोल का जो ये पहला टॉपिक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ी सी, और किस तरह के सवाल यहाँ से एक दो बन सकते हैं। बाकी आप अपने सुझाव को भेज सकते हैं कि किस तरह से वीडियो को और भी बेहतरीन बनाया जा सके। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं इस टॉपिक पर। तो भूगोल का ये पहला टॉपिक है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के बारे में हम जानते हैं, इससे सवाल तो नहीं पूछता, इससे परिभाषा तो नहीं पूछता, लेकिन थोड़ा सा एक माइंड मेकअप के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं ब्रह्मांड होता क्या है। ब्रह्मांड में बता रहा है कि मानव मस्तिष्क में सर्वप्रथम जब संपूर्ण विश्व का एक क्रमिक रूप से कोई चित्र उभरा, तो उसे ब्रह्मांड मतलब कॉस्मॉस की संज्ञा दे दी गई, और इसी कॉस्मॉस से एक वर्ड बना है कॉस्मोलॉजी। तो ब्रह्मांड की संज्ञा इंसानी दिमाग की उपज है, और बाद में उसी पर बहुत सारी अवधारणाएं, वो थ्योरी दी गई, और उनसे कुछ सवाल एक दो बन जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि कुछ अवधारणाएं दी गई हैं यहाँ पर। पहली जो अवधारणा प्रस्तुत की गई वह क्लाडियस टालमी के द्वारा 140 ईस्वी में दी गई। यह मिस्र यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री थे, और इन्होंने जो अपनी अवधारणा दी ब्रह्मांड के बारे में, वह जियोसेंट्रिक थी। जियोसेंट्रिक का मतलब है कि भू केंद्रित थी, जिसमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी ही वह ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी को उन्होंने ब्रह्मांड के केंद्र बताया, और कहा कि सूर्य सहित जितने भी ग्रह हैं यह सभी पृथ्वी की ही परिक्रमा करते हैं। और बहुत लंबे समय तक यह अवधारणा मानी जाती रही समाज में कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य सहित बहुत सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन बाद में जब निकोलस कापरनिकस का यह सिद्धांत आया ब्रह्मांड के बारे में कि सूर्य ही ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, उन्होंने हेलियोसेंट्रिक सूर्य केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया, और उन्होंने बताया कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, बाकी सारे ग्रह इसकी परिक्रमा वह करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रकार की कमी यह थी कि इनकी जो अवधारणा थी वह सौर परिवार तक ही सीमित थी। लेकिन यह अवधारणा काफी महत्वपूर्ण रही, और ब्रह्मांड की खोज में यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो गई, और इनको आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन है, तो हम निकोलस कापरनिकस के बारे में बताएंगे। तो उसके बाद जो सिद्धांत आया वह 1805 में दिया गया। ब्रिटेन के खगोल शास्त्री थे विलियम हर्शेल। इन्होंने दूरबीन की मदद से सौर मंडल का अध्ययन किया, और इन्होंने बताया कि ये जो सौर मंडल है वह हमारी आकाश गंगा का एक अंश मात्र ही है, मतलब आकाश गंगा बहुत ही बड़े क्षेत्र में व्याप्त है। उसके बाद जो अवधारणा आई वह 1925 में एडविन पी हब्बल ने दी है। एडविन पी हब्बल ये अमेरिका के खगोल शास्त्री थे। इन्होंने बताया कि दृश्यपथ में जो भी ब्रह्मांड का क्षेत्र आता है उसका व्यास वह लगभग 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, और इस ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं। इन्होंने ये बताया कि जो भी दृश्यपथ में ब्रह्मांड का यह क्षेत्र आता है उसका व्यास लगभग 250 करोड़ प्रकाश वर्ष का है, और उसमें लाखों आकाश गंगाएं हैं। तो इस तरह के कई सारी अवधारणाएं ब्रह्मांड के बारे में प्रस्तुत की गई, और कुछ प्रमुख सिद्धांत भी दिए गए हैं। तो हम उस प्रमुख सिद्धांतों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है तो वह छूट ना जाए। ठीक है, बाकी तो जल्दी पूछता है या तो नहीं भी पूछता है, ठीक है, तो कोई मानी बात नहीं है। लेकिन हम लोग इसको देखेंगे कि प्रमुख सिद्धांत ये जो है किस तरह के हैं। जैसे कि पहला जो सिद्धांत है वह बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा मान्य जो सिद्धांत है वह बिग बैंग थ्योरी का। इसको जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। लगभग 1964 में इसके बारे में पता चला, लेकिन वेगनर ने इसकी एक विस्तृत व्याख्या की 1967 में जाकर के। तो यह सिद्धांत पूछा जाता है कि कौन बिग बैंग थ्योरी के ये प्रमुख सिद्धांत को देने वाले हैं, तो हम बताएंगे कि ये बेल्जियम के पादरी थे और खगोल शास्त्री थे जॉर्ज लेमेंटियर। इन्होंने ही सबसे ज्यादा जो मान्य सिद्धांत है ब्रह्मांड की अवधारणा के बारे में
बिग बैंग थ्योरी को इन्होंने ही दिया। और इस ब्रह्मांड की जो बिग बैंग थ्योरी है इसके बारे में इन्होंने यह बताया कि जो लगभग आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो ब्रह्मांड है वह एक सघन पिंड था और बहुत ही उच्च तापमान वाला था, जिसमें एक विस्फोट हुआ जिसको महाविस्फोट कहा जाता है, और उसमें निहित पदार्थों का बिखराव शुरू हो गया और जिससे ब्रह्मांडी पिंड आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। बाद में और भी बहुत सारे विस्फोट हुए जिससे असंख्य तारों का, ग्रहों का, उपग्रहों का निर्माण हुआ। और ये बता रहे हैं कि तब से लेकर अब तक ब्रह्मांड का विस्तार हो ही रहा है, और ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो उसके साक्ष्य के रूप में ये बता रहे हैं कि आकाश गंगाओं के बीच जो दूरी बढ़ रही है उससे यह साबित हो रहा है कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार वह हो रहा है। और यह जो विस्तार हो रहा है वह एक डार्क फोर्स एनर्जी के कारण हो रहा है। और डार्क फोर्स एनर्जी के बारे में बताया जाता है कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जिससे 68% भाग ब्रह्मांड का निर्मित होता है, और इसी डार्क फोर्स एनर्जी के कारण ही आकाश गंगाओं की दूरी वह बढ़ती जा रही है और ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और एक पार्टिकल जिसको गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है हिग्स बोसान है, और हिग्स बोसान के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ब्रह्मांड का मूल तत्व है जिससे ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में निहित तत्व व्याप्त हैं जिनके अध्ययन की नितांत आवश्यकता है और इस पर रिसर्च चल रहे हैं। तो हिग्स बोसान को आप याद रखेंगे कि यह जो है गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मांड के सबसे मूल तत्वों में गिना जाता है इसको। तो उसके बाद आकाश गंगाओं के बारे में भी सवाल पूछ लेता है कभी कभी कि आकाश गंगा क्या है, और हमारी आकाश गंगा और उससे जुड़े हुए कुछ सवाल ये पूछ लेता है। तो यहाँ पर आकाश गंगा है, आकाश गंगा की संख्या जो है वो लगभग 100 अरब बताई जा रही है कि आकाश गंगा जो है लगभग 100 अरब की संख्या में है, और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। तो कुल 100 अरब आकाश गंगाओं की बात की गई है और हर एक आकाश गंगा में 100 अरब तारों की बात की गई है। और आकाश गंगा का जो संरचना है वो बता रहे हैं कि इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं और इसका एक बल्ज होता है। बल्ज का मतलब आकाश गंगा के केंद्र को कहते हैं बल्ज, और वहां पर असंख्य तारों का एक जमाव होता है, वहां असंख्य तारों का संकेंद्रण होता है, उसी को ही हम आकाश गंगा का केंद्र कहते हैं और उसे बल्ज कहते हैं। अब इस तरह के सवाल भी भूगोल में कुछ शब्दावलियों से पूछने लगा है कि बल्ज किसको जैसे पूछ सकता है कि बल्ज क्या होता है आकाश गंगा के संदर्भ में, आप बताइए। तो बल्ज आकाश गंगा के केंद्र को कहते हैं जहां पर सर्वाधिक तारों का संकेंद्रण होता है। उसके बाद हम आगे चलेंगे कि हमारी आकाश गंगा, जैसे कि ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, उसमें से एक हमारी भी आकाश गंगा है और उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। तो हम कभी कोई पूछता है कि हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, अब तो प्रासंगिक नहीं रह गया, लेकिन फिर भी जानकारी जब आकाश गंगा की हो रही है तो हमको होनी चाहिए। तो वो पूछते हैं कि आकाश गंगा जो हमारी है उसका नाम क्या है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी बोल देते हैं, तो आकाश गंगा का मतलब गैलेक्सी होता है, तो कभी कह देते हैं कि हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है, और मिल्की वे जो है वो हमारी आकाश गंगा में जो रात के समय तारों का एक विशाल समूह जो कि दुधिया कलर में वो चमकता हुआ दिखाई देता है उसको बोला जाता है मिल्की वे। तो मिल्की वे जो है वह हमारी ही आकाश गंगा मंदाकिनी का एक भाग है जो कि रात के समय वह तारों के पुंज के रूप में दिखाई पड़ता है। तो मंदाकिनी हमारी आकाश गंगा है और मिल्की वे उसका भाग हुआ। और हमारी आकाश गंगा का जो व्यास है वह लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष, वह लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है हमारी आकाश गंगा का। और हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट की जो आकाश गंगा है वह एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा हमारे आकाश गंगा के सबसे निकट की आकाश गंगा है। और आकाश गंगाओं का जो समूह होता है उनको हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो कभी कोई पूछता है कि सुपर क्लस्टर किसको कहा जाता है, तो सुपर क्लस्टर आकाश गंगाओं के समूह को कहा जाता है। तो इस समय सबसे बड़ा जो सुपर क्लस्टर है आकाश गंगाओं का जो समूह है वह सरस्वती सुपर क्लस्टर है। यह अब तक की ज्ञात सबसे बृहद संरचनाओं में से एक माना जाता है। और सूर्य की जब बात आती है तो हम जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी से जब ब्रह्मांड का बिखराव होना शुरू हुआ है तो उसमें बहुत सारे ग्रह उपग्रह तारे बने हैं, उसी में सूर्य भी एक तारा है, और सूर्य हमारी आकाश गंगा का ही एक तारा है। और सूर्य का जो सबसे निकटतम तारा है वह प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो कभी कभी क्वेश्चन इस पर भी बनता है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, तो सूर्य के सबसे निकटतम जो तारा है वह प्रॉक्सिमा सेंचुरी होती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक शब्द और भी पूछा जाता है कई बार, गोल्डी लॉक क्षेत्र। अभी इस समय जो वित्त मंत्रालय ने, आरबीआई ने जो रेपो रेट 0.25% कम कर दी, तो उसमें एक गोल्डी लॉक क्षेत्र का भी नाम आया था
कि गोल्डीलॉक क्षेत्र बनाने के लिए ही रेपो रेट में थोड़ी सी कमी कर दी गई है। तो गोल्डीलॉक क्षेत्र का मतलब होता है कि एक सुगम क्षेत्र। तो अगर ब्रह्मांड के भूगोल के संदर्भ में गोल्डीलॉक क्षेत्र को देखते हैं तो गोल्डीलॉक क्षेत्र वो स्थान होता है कि सौर मंडल के किसी तारे से वह निश्चित दूरी जहां स्थित ग्रहों का तापमान जीवन के लिए उपयुक्त होता है। तो सौर मंडल का कोई भी तारा है, वहां से एक निश्चित दूरी किसी ग्रह तक जहां पर जीवन जीने के लिए तापमान उपयुक्त होता है। जैसे पृथ्वी, सूर्य एक तारा है ब्रह्मांड का, तो सूर्य से एक इतनी निश्चित दूरी है पृथ्वी तक कि यहाँ पर जीवन जीने के लिए तापमान उपयुक्त है। इसीलिए पृथ्वी अब तक ज्ञात ग्रहों में से एक ऐसी ग्रह है जहां पर जीवन जिया जा सकता है। तो पृथ्वी का जो क्षेत्र है सूर्य तक की यहाँ से आने की जो दूरी है, वह दूरी गोल्डीलॉक क्षेत्र में आएगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर अभी एक डेमो क्लास स्टार्ट किए हैं। जो कमी हो आप अपने कमेंट में उसको बताइएगा कि किस तरह के वीडियो और भी इसमें इन्हेंस किए जाए, क्वालिटी क्या बनाई जाए, ताकि हम लोग एक तेजी से बढ़ते हुए अपने टॉपिक को कवर करेंगे और उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जिससे हमारे आने वाली जो परीक्षाएं उत्तर प्रदेश लेखपाल और यूपीएसआई, ताकि हम इनको कवर करें, क्योंकि हम और भी विषयों पर भी चर्चा आगे करेंगे। तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।